सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 24 से 26 तक। आज के अंबेडकर संदेश का जो विषय है वो हम आपको बता दें। अनोखी घटना के अंतर्गत बाबा साहब यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा उठाया गया एक कदम, जिसको अनोखी घटना कहते हैं। कांग्रेस के द्वारा 1917 में एक प्रस्ताव दलित उद्धार के लिए लाया जाता है। दलितों के उद्धार के लिए, अर्थात अस्पृश्यों में जो समस्याएं हैं, जो इस तरह से मानवीय अधिकारों से मरहूम है अस्पृश्य समाज, उस पर बहुत सारी निरयोग्यताएं यहाँ पर समाज के द्वारा लादी गई हैं। उन निरयोग्यताओं को हटाने के लिए, जैसे कि छुआछूत, जातिवाद, ये सारे शोषण अत्याचार अस्पृश्यों पर लगातार हो रहे थे और उसको दूर करने के लिए कांग्रेस के द्वारा 1917 में प्रयास किया गया, यानी कि एक प्रस्ताव लाया गया। सामान्य सतह उस प्रस्ताव के बाद उस समय गांधी जी कांग्रेस में नहीं जुड़े थे। सन 1919 में गांधी जी जुड़ जाते हैं कांग्रेस में और धीरे धीरे 2 या 3 साल के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से कांग्रेस पर गांधी जी हावी हो जाते हैं, यानी कि अपने मन मुताबिक कांग्रेस को संचालित करने लगते हैं। तो जब गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस काम कर रही थी, उस समय अस्पृश्य उद्धार का कार्यक्रम किस तरह से चला, यानी कि आज का जो घटनाक्रम है वो हम विशेष तौर पर 1922 और 1923 में कांग्रेस के द्वारा अस्पृश्यों के उद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए, क्या वो कदम वास्तव में हकीकत में थे या सिर्फ दिखावा था। और उसके बाद 1923 का अंत आते आते कांग्रेस ने जो शुरुआत की थी 1917 में, अर्थात उस अपने गठन के, अपने स्थापना के 32 साल बाद, और वो 5-6 साल के अंदर ही दम तोड़ देता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्यों की दशा सुधारने का जो कांग्रेस का प्रयास, जो शुरुआत था, आरंभ था, वो धमाकेदार था, शानदार था, लेकिन समापन निर्लज्ज तरीके से हुआ, घृणित तरीके से हुआ। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको यही बात लेकर उपस्थित हुए हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने शानदार शुरुआत की अस्पृश्यों के उद्धार के कार्यक्रम को लेकर, लेकिन कैसे निर्लज्ज तरीके से समापन किया। आप विस्तार से जानिए। आपका अगर दिलचस्पी इस बात में है कि कांग्रेस ने अस्पृश्यों के उद्धार के मामले में कोई विशेष सार्थक कदम नहीं उठाया, सार्थक रुचि नहीं दिखाई, यदि आप भी ये बात जानना चाहते हैं तो आज के अंबेडकर संदेश को आप अंत तक सुनिए। हमारा आपसे यही निवेदन है। सामान्य साथियों, एक और निवेदन आपसे है कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब बढ़ते हैं आज के अंबेडकर संदेश की तरफ, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी से। बहुत सारे यहाँ पर लिखते हैं कि श्री गांधी ने भारतीय राजनीति में 1919 में प्रवेश किया। दलित वर्गों के काम के लिए योजना बनाने हेतु अग्रिम राशि की व्यवस्था करने संबंधी स्वामी श्रद्धानंद जी का दिनांक 8 जून 1922 का पत्र पढ़ा गया, प्रस्ताव पारित किया गया। श्री गंगाधर राव देश पांडे को तथ्य प्रजनार्थ गठित उप समिति का संयोजक नियुक्त किया जाए और उनसे अनुरोध किया जाए कि वे शीघ्र ही बैठक बुलाएं। यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि स्वामी श्रद्धानंद का पत्र उप समिति को भेज दिया जाए। इस दिलचस्प प्रस्ताव के इतिहास में समिति का गठन दूसरा चरण माना जाता है। समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव का कांग्रेस कार्य समिति की जुलाई 1922 में बंबई में आयोजित बैठक के कार्यवाही वृत्तांत में पुनः उल्लेख मिलता है। उस बैठक में समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया था कि महासचिव जनरल सेक्रेटरी से अनुरोध किया जाए कि वह स्वामी श्रद्धानंद से अपने त्याग पत्र पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने के लिए अनुरोध करें और डिप्रेस्ड क्लासेज उपसमिति के आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु संयोजक श्री GB देश पांडे को 500 रुपये की राशि दे दी जाए। जहां तक वर्ष 1922 का संबंध है, बात यहीं पर समाप्त हो गई, ऐसा प्रतीत होता है।
कि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ। वर्ष 1923 आरंभ हो गया, ये अनुभव करते हुए कि अस्पृश्यों के उत्थान तथा उनकी दशा सुधारने की योजना पर कोई अमल नहीं किया गया। जनवरी 1923 में गया में आयोजित अपनी बैठक में कार्य समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया। स्वामी श्रद्धानंद के त्यागपत्र के संदर्भ में समिति संकल्प करती है कि डिप्रेस्ड क्लासेज उप समिति के शेष सदस्य समिति का गठन करेंगे और श्री याग्निक उसके संयोजक होंगे। तत्पश्चात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 1923 में बंबई में आयोजित बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव को पारित किया जाता है कि अस्पृश्यों की स्थिति से संबंधित मामले को भेज दिया जाए। आवश्यक कार्रवाई हेतु कार्य समिति इस प्रकार अस्पृश्यों की दशा से संबंधित मामले को विशेष समिति अर्थात स्पेशल कमेटी को भेजने के प्रस्ताव से इतिहास का दूसरा चरण समाप्त हो जाता है। इसके बाद इतिहास का तीसरा चरण उस समय प्रारंभ हुआ जब मई 1923 में बंबई में आयोजित कार्य समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जबकि कांग्रेस की नीतियों के अनुसरण में अस्पृश्यों की दशा में कुछ सुधार हुआ है, फिर भी ये समिति इस बात के प्रति सचेत है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है और जहां तक अस्पृश्यता का प्रश्न का संबंध है, ये समिति हिंदू समाज विशेषकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा से अनुरोध करती है कि वह इस समस्या को अपने हाथ में ले और हिंदू समाज से इस कलंक को मिटाने के लिए जी तोड़ प्रयत्न करे। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि प्रस्ताव के आरंभ और अंत की ये दुखद गाथा है। अत्यधिक धूम धड़ाके से आरंभ किए गए प्रस्ताव की गाथा का ऐसा निर्लज्ज समापन, इसे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने अस्पृश्यों की समस्या से किस प्रकार अपना हाथ खींच लिया। अपने दायित्व को हिंदू महासभा पर थोपना जले पर नमक छिड़कने से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। अछूतोद्धार के लिए हिंदू महासभा की अपेक्षा और कोई संस्था उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं समझी गई। अस्पृश्यों की समस्या का समाधान करने में सबसे अधिक अयोग्य अगर कोई संस्था है तो वह है हिंदू महासभा। इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य केवल हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना ही था। ये लड़ाकू हिंदू संगठन है, ये समाज सुधार संस्था नहीं है, ये पूर्णतया राजनीतिक संस्था है जिसका मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य भारतीय राजनीति में मुसलमानों के प्रभाव को समाप्त करना है। राजनीतिक शक्ति का संचय करने के लिए ये सामाजिक एकता को कायम रखना चाहती है और सामाजिक एकता को बनाए रखने का अर्थ जाति अथवा अस्पृश्यता के विषय में कोई बात नहीं करना था। तब अस्पृश्यों के हित में काम करने के लिए हिंदू महासभा को कांग्रेस द्वारा क्यों चुना गया, ये बात मेरी समझ से बाहर है। इसे स्पष्ट है कि कांग्रेस अस्पृश्यों की असुविधाजनक समस्या से अपना पिंड छुड़ाना चाहती थी। हिंदू महासभा ने निस्संदेह अस्पृश्यों की समस्या का कार्य अपने हाथों में नहीं लिया क्योंकि उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी और केवल इसलिए कि कांग्रेस ने बिना कोई वित्तीय व्यवस्था किए केवल पावन प्रस्ताव पास कर दिया था। अतः इस योजना की ऐसी भद्दी और घृणित परिणति हुई। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इस बात पर विचार करना असंगत न होगा कि कांग्रेस ने अस्पृश्यों की सामाजिक उन्नति के जो डंके पीछे बजाए थे उसे उसने क्यों त्यागा। क्या ऐसा इसलिए किया गया कि स्वामी श्रद्धानंद को इस विशाल समस्या से निपटने की अनुमति देने के बजाय जिसे कांग्रेस न तो स्वीकार कर सकती थी और न ही रद्द। कांग्रेस अस्पृश्यों के लिए 2 से 5 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं करना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि उसने महसूस किया कि स्वामी श्रद्धानंद को समिति में रखकर उसने भूल की। कांग्रेस ने पहले तो स्वामी जी को संयोजक बनाने से इनकार किया और बाद में समिति को भंग कर अस्पृश्यस्थान का काम हिंदू महासभा को सौंप देना बेहतर समझा। ऐसे परिणाम पर पहुंचने के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं थी। स्वामी जी अस्पृश्यों के बहुत बड़े और सत्यनिष्ठ शुभचिंतक थे, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि स्वामी जी उस समिति में होते तो अस्पृश्यस्थान का एक बहुत बड़ी योजना प्रस्तुत करते। इसीलिए कांग्रेस उन्हें उस समिति में नहीं रहने देना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि स्वामी जी अस्पृश्यों के हित में कांग्रेस को उससे बड़ी धनराशि की मांग करेंगे। ये बात उस पत्र व्यवहार से और अधिक स्पष्ट है जो कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव श्री मोतीलाल नेहरू तथा स्वामी जी के बीच में हुआ था, जो परिशिष्ट में छपा है। परिशिष्ट हम आगे आपको दिखाएंगे। यदि ये निष्कर्ष सही है
तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस जिसने अस्पृश्यता का प्रस्ताव पास किया था, शब्द कितने अविश्वसनीय थे। क्या कांग्रेस ने ये योजना इसलिए ताक पर रख दी कि वो एक क्रांतिकारी कार्यक्रम था? प्रस्ताव किसी भी दशा में क्रांतिकारी नहीं था। ये बात कार्य समिति की इस टिप्पणी से परिलक्षित हो जाती है जो उसने अपने प्रस्ताव के साथ संलग्न की थी और जिसे कांग्रेस महासमिति ने स्वीकार किया था। ये टिप्पणी इस प्रकार थी। बहरहाल जहां अस्पृश्यों के प्रति भेदभाव बरता जाता है वहां कांग्रेस को से उनके लिए पृथक स्कूल तथा पृथक कुओं की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ उनके बच्चों को राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजने के भरसक प्रयत्न किए जाएं तथा लोगों को समझाया जाए कि वे अस्पृश्यों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने दें। ये कांग्रेस का प्रस्ताव था कि अलग स्कूल खोले जाए, अलग कुओं की स्थापना की जाए। ये बात कह रहे थे। तो अलग जब सारी व्यवस्थाएं आप अलग कर देंगे तो इससे जो अस्पृश्यता है, जो जातिवाद है, जो अछूतपन है, वो कैसे छूट जाता। इस टिप्पणी से बाबा साहब स्वयं विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि कांग्रेस अस्पृश्यता को समाप्त नहीं करना चाहती थी। उसने पृथक स्कूलों तथा पृथक कुओं की व्यवस्था की नीति अपनाई। कांग्रेस ने अस्पृश्यता का प्रस्ताव पास करने के अलावा कुछ नहीं किया और कांग्रेस ऐसे भीरू साधारण तथा न्यूनतम कार्यक्रम को भी लागू नहीं कर पाई और उसने अत्यंत निर्लज्जता और पश्चाताप के साथ इस कार्यक्रम को त्याग दिया। मेरे सम्मानित साथियों, आपने आज के अंबेडकर संदेश में आपने ये सुना कि किस तरह से प्रस्ताव पारित किए गए, किस तरह से वर्किंग हुआ। 1922 और 1923 का पूरा संपूर्ण घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर क्या हुआ अस्पृश्यों को लेकर, ये हमने आपको बताया बाबा साहब के इस लेख के माध्यम से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण 92वें खंड 16 के माध्यम से पेज नंबर 24 से 26 तक आप भी अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तत्पश्चात इन सारे घटनाक्रम को बाबा साहब ने अपने शब्दों में यहाँ विश्लेषण किया, जिसको भी हमने आपके समक्ष रखा। किस तरह से कांग्रेस ने अस्पृश्यता के लिए, अस्पृश्यता निवारण के लिए, जातिवाद के निवारण के लिए किस तरह से प्रस्ताव दर प्रस्ताव पारित किए, लेकिन उससे कार्य नहीं हो सका। कार्य होने की जब बारी आई तो कांग्रेस ने हिंदू महासभा को ये कार्य अपने से सौंप दिया, यानी कि स्वयं जो है पूरी तरह से उस मुद्दे से हट गई। इस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि किस तरह से धूम धड़ाके के साथ शुरू किया गया ये आंदोलन, अस्पृश्यों के उद्धार का आंदोलन, अस्पृश्यों की दशा सुधारने का आंदोलन धूम धड़ाके के साथ शुरुआत किया गया, लेकिन किस तरह से निर्लज्ज तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को छोड़ दिया, त्याग दिया। आज के अंबेडकर संदेश में इतना ही। आज का पहला प्रश्न है, अस्पृश्यों की समस्या का समाधान करने में सबसे अधिक अयोग्य संस्था कौन है? कांग्रेस महासमिति ने स्वीकार किया। टिप्पणी क्या था? खैर, पहले प्रश्न का जवाब आप दीजिए, हमें पहले प्रश्न का जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बाबा साहब ने यहाँ पर पूरे घटनाक्रम के अंदर ऐसे एक व्यक्ति पर विश्वास जताया कि वह व्यक्ति अगर कांग्रेस कार्य समिति में होते तो अस्पृश्य के उत्थान के लिए कार्य करते। इस प्रश्न के अलावा आप ये जवाब दे सकते हैं आखिर वो व्यक्ति कौन थे जिनके प्रति बाबा साहब ये कहते हैं कि वो अगर कांग्रेस कार्य समिति में होते तो अस्पृश्यों का उद्धार हेतु एक विशेष कार्ययोजना, अच्छी कार्ययोजना जरूर रखते हैं। आपको नाम बताना। सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है।
IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता क्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।